समझते हो कि तुम मेरी ज़िंदगी में आकर जैसा चाहोगे वैसे चले जाओगे। बहुत हो गया, मैंने बहुत कुछ चाहा, बहुत कुछ दिया, लेकिन अब और नहीं। इस बार मैं अपने लिए खड़ा हूँ। अरे यार, ये क्या है? यकीन नहीं हो रहा, मेरे सारे सपने जैसे अब हकीकत में बदल गए। ये पल, ये जादू जैसा है, मैं जैसे हवा में उड़ रहा हूँ। सब कुछ परफेक्ट है, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी गलत नहीं हो सकता। मैं, अरे यार, लो, हो गया नाटक शुरू। अरे, आप लोग इतना चौंक क्यों रहे हो? हम नाटक ऐसे ही होते हैं। अब कहाँ वो पहले की तरह मंगलाचरण होता है। और ये देखिए ना, विंग्स के नाम पे क्या ही जुगाड़ दिया है। पहले तो बात परिचय भी होता था। आपको पता है कैसे? एक गत्ते पे ऐसे उकेर के जब पीछे से टॉर्च डालते थे ना, और सामने बड़े से पर्दे पे जब नाम आता था तो लगता था हमारा सिनेमा, अरे माफ करिएगा, सिनेमा चल रहा है। खैर छोड़िए, मैं कहाँ अपना प्रलाप फिर से शुरू कर रहा हूँ। आखिर नाटक भी तो शुरू करना है, वरना अगर 1 सेकंड भी अधिक हुआ तो आईडीएस पॉइंट्स की जगह पेनल्टी दे देगा, और मेरा कल्ट को मुझे जो रगेत रगेत के मारेगा सो अलग। वैसे आपको पता है हमारा कल्ट को कौन है? नहीं 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 नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। क्या पता उस पर भी पेनल्टी लग जाए। अब तो यहाँ खड़ा खड़ा किसकी यादों में खोया हुआ है? यहाँ 2 दिन में एमडीजीसी शुरू होने वाला है और ये आराम फरमाते हुए पता नहीं किसकी यादों में खोए हुए हैं। अरे जनाब, अपने ख्यालों से बाहर निकलिए। अरे क्यों परेशान कर रहा है? मुझे मुझे पता है एमडीजीसी के बारे में। और अंधा है क्या? वही तो कर रहा हूं। वही कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं जनाब? ये बताने का कष्ट करेंगे? दिख नहीं रहा, मैं अंतर ध्यान होकर स्क्रिप्ट के ऊपर गहन चिंतन कर, पर यार स्क्रिप्ट का कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और ये देखना, ये क्या एक शब्द दिया है। जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो जैसे पूरी दुनिया रुक जाती है, कुछ और मायने नहीं रखता। मुझे नहीं लगा था कि मैं कभी ऐसा महसूस कर पाऊंगा जैसे दिल रोशनी से भर गया, तुम मेरे सब कुछ हो। अभी इससे कैसे क्या करूँ? ना मुझे दिखा। मुझे नहीं पता कि बाहर क्या है, पर वो देख रहा है, मुझे महसूस हो रहा है। जितना कदम बढ़ाता हूँ और करीब आ रहा है, मेरा दिल तेज से धड़क रहा है, सांसें नहीं आ रही। क्या है, सब खत्म हो जाएगा? थामे कर बाहर तो क्या लिखा है? मैंने सोचा था कि अब तक सब कुछ ठीक हो जाएगा, कि समय दर्द बढ़ देगा, पर ऐसा नहीं हुआ। हर जगह बस तुम्हारी यादें, जहाँ भी देखता हूँ खालीपन नजर आता है। ये खालीपन शायद क्या लिखा है और क्या ही करना है, समझ गए? जो मन में आया लिखते, वैसे भी कौन सा जीत ही जाएंगे। और क्या ही करना है, समझ गए? क्योंकि जितनी समझ से हम स्क्रिप्ट लिखेंगे उतनी देर में कुछ लोग ऐसे निकल कर आएंगे जो अपने से अधिक समझदार बनकर इस स्क्रिप्ट का कुछ और ही मतलब निकालेंगे। वैसे भी मेरे समझने से क्या ही होगा, क्योंकि मेरी समझ तो उन लोगों पर निर्भर है जो मुझे रूप रंग देकर एक वास्तविक जामा पहनाते हैं। नहीं आया ना आप लोगों के पल्ले कुछ? कोशिश कीजिए, शायद कुछ समझ आ जाए। मैं बोल पा रहा हूँ और ये मुझे सुन पा रहे हैं, क्योंकि अभी तक इन्होंने मेरा गला घोटा नहीं है। पर जिस दिन इस फलक से सांसें निकलनी बंद हो जाएंगी, उस दिन ये मंच मौन हो जाएगा और अब सभी के कर्ण बधिर हो जाएंगे। हाँ, ये भी सही है। हम समाज का दर्पण ही तो होते हैं। अब अगर समाज अपना ही मुख देखकर खीज और शर्म महसूस करने लगे तो अपना दोष हम पर मर देते हैं। हमें, अर्थात एक नाटक को जब कटघरे में डाला जाता है तो क्या समाज खुद को ही उस कटघरे में घिरा हुआ नहीं पाता? मुझे लगता है हम उनकी उस कमजोर नस को दबाने में महारत हासिल कर चुके हैं, जिस नस को दबाना इस समाज के सम्यक विकास के लिए आवश्यक था। अब आप सोच रहे होंगे कि जब हम ही नाटक हैं तो ये लिबास क्यों लिए हुए हैं? क्योंकि वर्तमान में हमारी यही स्थिति हो चुकी है। और हाँ, आप एक बात ध्यान में रखना
कि जब आरंभ में हमारा उद्भव हुआ था तब हम ऐसे नहीं थे। थोड़ी सी भी लज्जा नहीं आई आपको खुद को नाटक बुलाते हुए? इतनी इतनी सुंदर कन्या, मेरा मतलब मोहतरमा, आपको ये अधिकार किसने दिया कि आप मेरी ही पहचान पर प्रश्न चिन्ह उठाए? क्योंकि महाशय, मेरे बिना आपकी पहचान अधूरी है। अरे नाटक में तो हम अर्धनारीश्वर को सर्वप्रथम पूजनीय मानते हैं, और ये कब से होने लगा कि नाटक हमेशा पुरुषत्व का गुण लिए रहेगा। पुरुषत्व में नारीत्व का शामिल होना और नारीत्व में पुरुषत्व का शामिल हुए बिना नाटक को मूर्त रूप से एक जीवित आयाम दे पाना एक बेकार कोशिश है। मुझे माफ करना, आज के समाज ने आपकी उपयोगिता को इतना नगण्य बना दिया है कि मैं भूल जाता हूं कि मैं नाट्य का रूप तो हूं पर अधूरा हूं। आप भी समाज के इस चंगुल में फंस ही गए। भूल गए जब आपकी उत्पत्ति हुई थी तब समाज का ये समीकरण तो मौजूद ही नहीं था। हमने मिलकर समाज के इस आयाम को परिभाषित किया। कैसे कैसे भूल सकता हूं मैं अपनी उत्पत्ति, भरत मुनि, वेद, नृत्य, नाट्य, लास्य। नाट्यशास्त्र मृदम रम्यम मृगवक्त्रम जटाधरम अक्षसूत्रम त्रिशूलम चा विभ्रडाच त्रिलोचनम। प्रजापति को वेदों का ध्यान हो रहा, लेकिन नाटक के लिए अलग से उन्हें नाट्य शास्त्र का आद्य रचयिता माना गया। आज से नाट्य शास्त्र पंचम वेद के रूप में जाना जाएगा। मैं शास्त्र के आरंभ के लिए नट एवं नटी को अभिमंत्रित करना चाहूँगा। प्रणाम मुनिवर, आपने हमें भौतिक पहचान दी, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार। आगे हमारे लिए क्या आज्ञा है? तुम दोनों चिरकाल तक लास्य, नृत्य और नृत्य का सामंजस्य करते हुए ज्ञान के विभिन्न रूप से जनमानस के बीच प्रेषित करते रहो। ऐसी पवित्र विधा जिसके कारक तुम लोग ही हो, मानव जाति के उत्थान के लिए सदा तत्पर रहेगा। समाज तुमसे ही प्रेरणा लेकर समय के साथ खुद के अंदर यथेष्ट बदलाव का प्रयत्न करेगा। जाओ और अपना जीवन मानव जाति को अर्पण कर दो। जो आज्ञा गुरुदेव, पर हम दोनों का कार्य एक दूसरे से भिन्न रहेगा या हम विशेष रूप से एक ही लक्ष्य की ओर ध्यान रखेंगे? नट, तुम स्त्रियों में पुरुषत्व के कारक का बोध कराओगे तथा नटी तुम पुरुषों में स्त्रीत्व के कारक का बोध कराओगे। साथ मिलकर तुम दोनों मनुष्यों में नटराज में विद्यमान अर्धनारीश्वर रूप के संतुलित स्त्रीत्व और पुरुषत्व भाव का बोध कराओगे। जो आज्ञा मुनिवर, अब हमें प्रस्थान की आज्ञा दें। जाओ, विश्व कल्याण हेतु अपना जीवन सफल करो। मानव जाति को अर्थ, धर्म, काम से ले जाते हुए मोक्ष प्राप्ति की दिशा में उन्मुख करना ही अपना परम उद्देश्य समझो। हाय, ये विहंगम दृश्य मैं कैसे भूल सकता हूँ? हमारी उत्पत्ति का आधार, हमारे उद्भव का उद्देश्य एक ही तो है। सही कहा। मुझे माफ करना देवी, जो अपने ही अर्ध भाग का मुझे विस्मरण हो गया था। आपके बिना मेरा अस्तित्व कुछ नहीं है और मेरे बिना आपका अस्तित्व कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि तुम्हें सब विस्मरण हो गया? तुम अपने ही अर्ध रूप को भूल गए, तुम हमारी उत्पत्ति भूल गए। ऐसा लग रहा है कि अब तक तुम बस एक झूठ बोल रहे थे। मैं समझती थी कि हम साथ साथ हैं, मगर तुम बस एक खेल खेल रहे थे। मैंने तुम पर पूरा भरोसा कर लिया और अब मैं यहाँ अकेली खड़ी हूँ। तुमने ऐसा कैसे कर दिया? तुमने सब कुछ क्यों खत्म कर दिया? रुको देवी, थोड़ी लंबी सांस लो। क्या कह रही थी?
हम यहाँ कैसे पहुंचे? अभी कुछ पल पहले तक तो सब ठीक था। अब कुछ समझ नहीं आ रहा। एक पल तुम खुश थी और अब मैं तुम्हें पहचान भी नहीं पा रहा। ये क्या हो रहा है? मैं कुछ भूल रहा हूँ। तुम्हें अतीत में जाकर हमारे विकास की क्रिया को जानना। अरे ये महाशय कौन है? ये जानी पहचानी तो लग रही, पर कुछ याद नहीं आ रहा। तुम भी तो नाटक का एक रूप हो, वो रूप जो महाकवि कालिदास के जमाने में जाना जाता था। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। तुम्हारी झील सी नीली आंखें और ये रक्ताब अजब। ऐसा क्यों लगता है प्रजापति ने तुम्हारे निर्माण में सबसे अधिक समय दिया? आर्य, प्रेम में संसार अति सुंदर प्रतीत होता है। ऐसा लगता है मानो रोज नई खिलती हुई कोकिल हमसे कुछ कहने को आतुर है। चांद की शीतलता उस हिम की ठंडक से भी अधिक शीतल होती है। भाग्य और प्रकृति भी शायद हमारे ही मिलन का इंतजार करते हैं। अगर मेरे हाथ में कालचक्र होता तो मैं इस समय के वेग को यहीं रोक देता। समय को तो काल भी नहीं रोक पाया है आर्य। आपको तो राजपाट की देखभाल भी करनी है। राजा के बिना प्रजा अनाथ हो जाती है। शकुंतले, इस राजधर्म की भी अपनी ही विडंबना है। जाना तो मुझे पड़ेगा। मुझे इजाजत है। राजा को किसकी इजाजत? आप चिंता मुक्त होकर चलिए, मगर इस बात का ख्याल अवश्य रखिएगा कि इस निर्जन वन में कोई है जो आपके इंतजार में आंखों में पलके बिछाएंगे। कोई है? भिक्षान देहि, भिक्षान देहि। अरे इसको रोक क्यों दिया? कितना मनोहर दृश्य था। क्यों रोका? ताकि इस मनोहर दृश्य में ऋषि दुर्वासा के क्रोध का व्यवधान न पड़ सके। उस समय की बात ही कुछ निराली थी। एक राजा बिना किसी कन्या का जाति, धर्म या गोत्र जाने ही उसे अपनी अर्धांगिनी बनाने में नहीं हिचकता था। शायद समाज ही उस समावेशी स्वभाव का था, तभी तो नाटक का रूप राजशाही प्रतीत होता था। ये नाटक अर्थ, धर्म और काम के बीच सामंजस्य स्थापित करने का एक अप्रतिम उदाहरण है। ऐसी स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति का अधिकार तो आज के दौर में भी नहीं, जबकि हमारी सभ्यता कितनी आगे बढ़ चुकी है। अरे एक और नाटक का प्रादुर्भाव भी तो हुआ था उस समय। तो विलंब किस बात का? उस नाटक का भी दर्शन करते हैं। तो चिंता की लकीरें अपने माथे पर से हटा दीजिए। आप सबको खुद ही पता चल जाएगा ये नाटक कौन सा है। सावन की इस तेज बारिश में अपने प्रियतम से बिछड़ कर रहना इस संसार की सबसे कठिन काम है। काश मैंने अपना कार्य सावधानी से किया होता। काश मैंने उसे एक फूल को उसकी सही जगह पर रख दिया होता। मुझे कुछ करना चाहिए था, मुझे कुछ कहना चाहिए था।
उस दिन जो मैं बदल सकता था, आज वो मुझे सता रहा है, मुझे हर क्षण तड़पा रहा है। कोई है यहाँ? कोई है? अरे कोई है यहाँ जो मेरा संदेश मेरी भार्य के पास पहुंचाए? बारिश के इस मौसम में विरह की ये अग्नि असहनीय है। क्या तुम मेरे दूत बनकर मेरा संदेश अक्कागिरी तक पहुंचाओगे? मेरी भार्य को बताओगे? रामगिरी से निकलकर रास्ते में विदिशा, अवंती, कंकण, शिप्रा, उज्जैन में महाकाल एवं कैलाश में शंकर पार्वती के दर्शन भी मुझे करा देना। कालिदास ने किस भांति आदर्श प्रेम का चित्र खींचा। निस्वार्थ और निर्व्याज प्रेम का जैसा चित्रण मेघदूत में है, वैसा और किसी काव्य में नहीं। यक्ष का प्रेम तो दोष। और ऐसे प्रेम से क्या नहीं हो सकता? प्रेम में जीवन पवित्र प्रतीत हो सकता है। प्रेम से जीवन को अलौकिक सौंदर्य प्राप्त हो सकता है। प्रेम जीवन माधक हो सकता है। मनुष्य प्रेम से ईश्वर संबंधी प्रेम की उत्पत्ति भी संभव है। भले ही कालिदास का मेघदूत उच्च प्रेम का सजीव उदाहरण है, मगर वह करुणा रस से भी परिपूर्ण। काम में से वासना रूपी अशुद्धि को निकालकर यक्ष अचेतन मेघ को अपना दूत बनाकर अपनी प्रेयसी के पास भेजता है। इसमें आश्चर्य होने वाली कौन सी बात है? और तो और मेघ को अपना दूत बनाकर उसकी सहायता से उज्जैनी में महाकाल और कैलाश में शंकर पार्वती के दर्शन की भी इच्छा है। काम में से प्रेम को अवलंब बनाकर ईश्वर प्राप्ति कर मोक्ष के परम पद पर पहुंचना, इसको कितने ही सरल ढंग से महाकवि कालिदास ने दिखाया है। जानते हो आप लोग, कालिदास को इसकी प्रेरणा रामायण से मिली थी, जब श्री राम वियोग व्यथा में पवन सुत हनुमान को अपना दूत बनाया था। धर्म, अर्थ और मोक्ष का क्या ही सुंदर वर्णन किया है कालिदास ने। लेकिन प्रेम भी हो गया, करुण रास भी आ गया, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष की भी बातें हो गई, लेकिन कुछ तो अभी बाकी है। चलिए देखते हैं उसके उत्तरार्ध में नाटक कौन सा रूप लेता है। बाप रे बाप, मुझे ही फांसी चढ़ा रहे हो? अरे कुछ तो धर्म विचार करो भाइयों। आखिर इस गरीब को फांसी चढ़ा के तुम लोगों को क्या प्राप्त होगा? छोड़ दो मुझे। अबे चुप रहे, राजा का हुक्म भला कोई टाल सकता है? क्यों शोर कर रहा है बेफायदा? चुप रहे। मेरी ही गलती है, मुझे गुरुजी की बात मान लेनी चाहिए। गुरुजी ने कहा था कि ऐसे नगर में नहीं रहना चाहिए, जिस नगर का नाम ही अंधेर नगर है और जिसका राजा चौपट है, उस नगर में बचने की क्या आशा? अब कोई है धर्मात्मा जो मुझे बचा सके? गुरुजी बचाइए, गुरुजी। बच्चा गोवर्धन दास, ये तेरी क्या दशा है? गुरुजी, दीवार के नीचे बकरी आ गई तो ये लोग मुझे ही फांसी चढ़ा रहे हैं। बच्चा, मैंने तो पहले ही कहा था इस नगर में रहना ठीक नहीं, पर तूने मेरा कहना नहीं माना। गुरुजी, आपने सही कहा था, मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए थी। अब आपके सिवा मेरा कोई नहीं, आप ही मुझे बचा सकते हैं। कोई चिंता नहीं, नारायण सब सामर्थ्य है। सुनो, तुम तभी किनारे हो जाओ।
मुझे अपने शिष्य को आपकी उपदेश देना है। अगर तुम मेरा कहा नहीं मानोगे तो तुम्हारा भला नहीं होगा। नहीं महाराज, हम हट जाते हैं। आप बेशक उपदेश दीजिए। अगर ऐसा है तो हम ही फांसी चढ़ेंगे गुरु। अरे नहीं, हम चढ़ेंगे। हम चढ़ेंगे गुरु। अरे इतना समझाए तो भी नहीं मानता। हम बूढ़े भये, हमें जाने दो। गुरु जी, स्वर्ग जाने में क्या बूढ़ा क्या जवान, आप तो सिद्ध हैं। गति और अगति से आपको क्या, हम चढ़ेंगे फांसी। अरे नहीं बच्चा, हम चढ़ेंगे। हम चढ़ेंगे हम गुरु। तुम्हारे गुरु हैं। हम चढ़ेंगे। अरे हम गुरु हैं तुम्हारे। ये क्या माजरा है भाई, कुछ समझ ही नहीं पड़ रहा। बस सैनिक, ये क्या गोलमाल चल रहा है? चेला कहता है कि मैं फांसी पढ़ूंगा, गुरु कहता है कि मैं फांसी चढ़ूंगा। कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या मामला है। मैं चढ़ूंगा भाई। गुरु जी, आप काहे को फांसी चढ़ना चाहते हो? राजन, इस समय ऐसा योग है कि जो मरेगा सीधा बैकुंठ जाएगा। तब तो हम ही फांसी चढ़ेंगे गुरु। हम चढ़ेंगे, हमें तो आदेश भी है। दीवार तो हमारे का रंगीनी, हम लटकेंगे। खामोश! इस राजा है, राजा के सिवाय और कौन बैकुंठ जा सकता है? लगाओ मुझे फांसी। क्या देख रहे हो सैनिक, जल्दी। जहाँ न धर्म न बुद्धि नाही, नीति न सुजन समाज, ते तैसे ही आपे नसाओ, जैसे चौपट राज। मुझे नाटक का मुख्य रूप बनाओ। नहीं, मुझे बनाओ। नहीं, हम बनेंगे। मंच पर सबसे पहले हम आए थे। अरे ज्यादा देर समय तक मैं रहा था, इसलिए मुझे। सब शांत, मैं बनूंगी। तुम सब इतने समय से मुझे भूल ही गए। नहीं, हम बनेंगे। नहीं, हम बनेंगे। नहीं, हम बनेंगे। नहीं बनेंगे। सब शांत। मैं बनूंगा। यहाँ भी जब समाज के मूल्यों का पतन हुआ, तब नाटक ने ही जिम्मा उठाया, उसके खिलाफ आवाज उठाने का। जैसा भरत मुनि ने कहा था, यही तो नाटक अर्थात हमारा धर्म है। ऐसा ही तो कुछ होता है जब अराजकता की स्थिति उत्पन्न होती है। सरकार, पुलिस और यहाँ तक कि स्कूल और कॉलेज भी खुद से पल्ला झाड़ने के लिए किसी को भी अपराधी साबित कर देते हैं। बाकी तो आप खुद समझदार हैं। अभी तो नाटक अर्थात हमारी अधूरी कहानी आपने सुनी है। आगे देखते हैं नाटक और क्या रूप लेता है। चौपट राजा की जय। चौपट राजा की जय। चौपट राजा की जय। आकाशवाणी दिल्ली के संध्या समाचार के इस अंक में आपका स्वागत है। अभी की सबसे बड़ी खबर चुनाव आयोग के हवाले से आ रही है। श्रीमती इंदिरा गांधी पर चुनाव में धांधली की सबसे बड़ी खबर आ रही है। माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उनकी चुनावी प्रक्रिया को निरस्त करने का फैसला सुनाया है। आप सबके सामने पेश है नुक्कड़ नाटक। कुर्सी कुर्सी कुर्सी, अरे क्यों है कुर्सी? देख रहा हूं मैं तो। हाँ जी हाँ, मैं आप ही को बोल रहा हूँ। ये राजा कुर्सी छोड़ना तो चाहता है, लेकिन कम कुर्सी ही राजा का पीछा नहीं छोड़ती। अरे कुर्सी कुर्सी कुर्सी, अरे कुर्सी 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 कुर्सी। सभी नाटक के बाद हाशमी साहब एक अलग ही मुकाम पर थे। पर इसके बाद आता है वो नुक्कड़ नाटक जिसे मैं भुला कर भी 1 जनवरी 1989 का वो दिन था। गाजियाबाद में नगर पालिका के चुनाव चल रहे थे।
और दिल्ली के सहीबाबाद के झंडापुर गांव में हाशमी साहब कर रहे थे नाटक। अल्लाह बोल, मतलब अपनी आवाज बुलंद करो। बोल की आवाज ज्यादा तेरे, बोल जुबान अब तक तेरी है, तेरा सुतवा जिस्म है तेरा, बोल जान अब तक तेरी है, बोल जान अब तक तेरी। मेरे पति मर गए तो क्या, उनकी आवाज नहीं मर सकती। जो नाटक उन्होंने शुरू किया वो पूरा होकर रहेगा। मैं मोलेश्री हाशमी, सफदर हाशमी के उस नाटक को उसी जगह पूरा करूंगी जहां मेरे पति को मार दिया गया। हाँ, ये आसान नहीं होगा, रास्ता अभी लंबा है, पर मुझे विश्वास है कि हम इसे पूरा कर लेंगे। मैंने अंधेरा देखा है, हाँ मैंने रोशनी भी देखी है, और वो रोशनी मुझे विश्वास दिलाती है कि कल बेहतर होगा। फूल के लब आजाद हैं तेरे, रोज ज़बां अब तक तेरी है, तेरा सुतवा जिस्म है तेरा, बोल की जान अब तक तेरी है। देख के आहन घर की दुकान में, कुंड है शोले सुर्ख है आहन, खुलने लगे पुतलों के दहाने, फैला हर एक जंजीर का दामन, बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है, जिस्मों जुबां की मौत से पहले, बोल की सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह ले। तू देख मेरे इन नैनों को जिनमें बहती रसदार पड़ी, पर तू तो मुख बधिर और नेत्रहीन है। तू मौन टकटकी लगा रहा। मेरे आंखों के उजाले से जो तेरे रक्त में उबाल नहीं, क्या तेरे नैनों के संग अब भी तम पड़े हुए? क्या तू मूर्ति से एकाकी या जल सा तेरा रक्त सना? क्या कह दो तुझे आज अभी जो तेरे दिग्बलावती के निज विराट स्वर में निनाद कर, नव सृजन युग संसार रचे, नव सृजन युग संसार रचे। भरत मुनि ने जब हमारा निर्माण किया था तो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष के लिए संघर्षरत होने के लिए तो कहा। अर्थ, धर्म और काम की तो हम समय के साथ समझ बढ़ाते गए, लेकिन मोक्ष का प्रश्न अब भी हमारे सामने। हमें ये अभी मालूम चला कि मोक्ष के आयाम के लिए एक तरफ ईश्वर प्राप्ति तो है, पर दूसरी तरफ अपने कर्म और धर्म के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर देना, ताकि ये समाज और सभ्यता अपने समय पथ पर अग्रसित रहे। यह भी मोक्ष ही कहलाता है। लेकिन क्या आप ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहोगे? क्या सब काम नाटक ही कर देगा, या फिर आप एक और हाशमी का इंतजार कर रहे हो? अरे नहीं आएंगे वो, ना ही कालिदास आएंगे, ना ही मंटो, ना ही उनके निडर नाटक। अरे दबाते जाओ इन नाटकों के आवाजों को, तब तक दबाते जाओ जब तक इनकी अलग से सांसें नहीं निकल जाती। अरे आप तो बहरे पहले से ही थे। अरे ये तो वही लोग हैं ना जो फायर कपाड़िया पे पहले डिसिप्लिनरी एक्शन लेते हैं, फिर कांच में जीतने के बाद उसी का महिमा मंडन कर देते हैं। अरे इतिहास आपको याद रखेगी उस पीढ़ी के रूप में जो डरपोक और डब्बू था।
जिन पे रीढ़ की हड्डी नहीं थी, और जो ना ही सरकार, पुलिस, स्कूल और कॉलेज के गलत निर्णय के खिलाफ आवाज उठाते थे। मेरा क्या, मेरी जितनी औकात थी वो तो मैंने कर दिया। आप लोग ऐसे ही डर डर के हर पल मरते रहो। अरे ये नटी और नाटक कर लेंगे इंतजार एक कालिदास, मंटो और हाशमी का। आप लोग मस्त सोते रहिए, मस्त सोते रहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं